रेडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये है आज रिवीजन लेक्चर इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर मैं फिनिश कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वीडियोस, वो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर की। और एक और बात, ये खास बात है क्योंकि ये सिर्फ समरी नहीं है, इट इज समरी इन स्टोरी है। मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को पूरा चैप्टर कैसे याद कराया जाए, तो ये एक तरीका है समरी इन स्टोरी का, जिससे आपको पूरा चैप्टर एक स्टोरी फॉर्म में आसानी से याद रह सके। शुरुआत करेंगे हम अपने चैप्टर की एक खूबसूरत सपने से, जो कि एक फ्रांस के आर्टिस्ट, दैट इज फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो देखते हैं अपने ड्रीम में। और उनका ड्रीम होता है कि जहां पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा है और उसके हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, दूसरे हाथ में कैरेक्टर ऑफ मैन्स राइट है, आसमान से एंजल्स देख रहे हैं और सारे लोगों को एक आध छोड़ के उनके सपने में सारे लोगों को जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन और अपनी लिबर्टी, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन मिल चुका है। दे ऑल आर फ्री नाउ। तो वही एक मुद्दा लेके अपने मन में उम्मीद जगा के, आंखों में सपना लेके फ्रेडरिक सोरियो इस विजन को देखते हैं, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के झंडे दिखाए गए हैं, ट्रेन बनाई हुई है, किसके पीछे कौन है, किसके पीछे कौन है। और इसका मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रिक दिया हुआ है मेरी वीडियो में याद करने के लिए। जिसने नहीं देखा है जाके देखकर आइए। ऑल्सो इस विजन, ये एक सपना था, ये एक फ्लैशबैक था। अब आते हैं कहानी की एक्चुअल हकीकत पर। तो बच्चों, जब हम हकीकत पर उतर रहे हैं तो हम नेशन स्टेट की डेफिनेशन के साथ उतरे थे कि नेशन स्टेट क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है। देन वी हैव लैंडेड ऑन कि भाई नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए थे अपने एक नेशन को, एक आइडिया ऑफ नेशन जो दिया गया उस पर्टिकुलर जगह को। तो ऐसा लोगों ने क्या किया उस नेशन स्टेट के डेफिनेशन को सिद्ध करने के लिए ड्यूरिंग द राइन ऑफ द नेपोलियन। तो भाई लोगों ने अपने अपने झंडे बनाए, अपने अपने मतलब लोगों ने एक कॉमन अपना झंडा बनाया। फिर मार्टियर्स वर कमेंस्ट्रेटेड, ओथ्स लिखी गई, हैंड्स लिखी गई, ठीक है। लास्ट टॉइन का कंसेप्ट लाया गया, सिटीजन सर मैडम बंद कर दिया गया बोलना। तो इस तरीके से फादरलैंड का कंसेप्ट आया। इस तरीके से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज्यादा बुलंद किया गया। नेपोलियन ने अपना नेपोलियनिक सिविल कोड लगा दिया, दैट इज ऑफ 1807। जाके लेक्चर वीडियो में पढ़कर आइए क्या है ये, ठीक है। सिविल कोड लग गया। सिविल कोड के बाद बहुत सारी चीजें जो थी वो पुरानी कंजर्वेटिव राइम की जो थी वो बदल गई, जो कि कंजर्वेटिव पीपल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उन्होंने एक तय किया कि भाई नेपोलियन ने एक वॉर किया और नेपोलियन उस वॉर में हार गए थे, नेपोलियन को जाना पड़ा। तो जब वो चले गए छोड़ के, तो जो भी बदलाव उन्होंने किए थे, जुल्वेरियन यूनियन में किया था, जुल्वेरियन यूनियन की मांग को सिद्ध किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई किया था, बहुत सारे ड्यूज एबॉलिश कर दिए थे, इक्वालिटी ले आए थे, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया था, ठीक है। तो और लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है 5 मार्क का। तो लिबरलिज्म उन्होंने हर स्तर में दिया, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, या लोगों के अपना सिटीजन के लेवल पे जो लिबरलिज्म हो, ठीक। तो जैसे ही वो हारे और वॉर में उनको जाना पड़ा, तो कंजर्वेटिव्स को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया आफ्टर 1815। ये एक, मैं पहले की बात कर रही हूँ, हम लोग फ्लैशबैक इस कहानी में बहुत इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ये हुआ था कि कंजर्वेटिव्स को बहुत अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने सोचा कि नहीं, नेपोलियन तो है नहीं, तो नेपोलियन ने जो जो भी चेंजेस किए हैं वो सारे चेंजेस अब हम क्या करेंगे, रिडू कर देंगे, ठीक है, अंडू कर देंगे, सॉरी। तो उन्होंने सारे चेंजेस अंडू कर दिए और अपनी सेना को, बहुत सारे अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंशन से रोक लिया और वहां पे अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग पावर्स को तैनात कर दी कि ये आपका बॉर्डर संभालने का जिम्मा है, ये आप नहीं बढ़ने देंगे, ये आप नहीं बढ़ने देंगे। और उसको भी याद करने का मैंने एक टेबल यहाँ बना के अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे नहीं देखा है जाके देख ले। ओके, फिर इतना होने के बाद अब क्योंकि भाई कंजर्वेटिव राइम है, कंजर्वेटिव अपनी पुरानी बातें नहीं छोड़ रहे थे। अब बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, उन्हें जरूरत है एक डेमोक्रेटिक राइम लाने की। तो जैकोबिन क्लब से शुरुआत हुई, जहाँ पे लोगों ने अपने जो एजुकेटेड लोग थे, 10th में जो जैकोबिन क्लब बना है वो अलग पर्सपेक्शन पे बना है, 9th का जैकोबिन क्लब अलग पर्सपेक्शन पे बना है, ठीक है बच्चों। तो जैकोबिन क्लब से शुरुआत हुई कि लड़ने की, कि कंजर्वेटिव्स के इन चीजों के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है, ठीक है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कैसे फैलाया जा सकता है। लोगों ने सिर्फ लड़ाई नहीं की, सिर्फ रिवोल्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने शुरुआत किया अपनी पोएट, गाने, ठीक है, फ्लोकलोर, अपनी पुराने लोकगीतों का इस्तेमाल किया, जो भी उनकी आर्ट और कलाएं थी उसे फैलाया, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे।
ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपनी जड़ से जुड़े हुए थे, तो वही चीजें वो मानते और फॉलो करते। तो इस तरीके से हुआ। फिर हमने देखा कि किस तरीके से गैस्पी मजीनी का कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। यूनिफिकेशन 3 हिस्सों में लड़ा गया, दैट वाज इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन। ठीक है, सबसे मजेदार जो हमारा पहलू रहा वो ये रहा, गैस्पी मजीनी, गायरबल्दी एंड काउंट कैवर, जर्मनी के जो फेडरेशन था उसको यूनिफाइड करने का जिम्मा जो रहा वो ऑटोमन बिस्मार्क के ऊपर रहा। और फाइनली हमने देखा कि भाई ब्रिटेन की कहानी जो थी यूनिफिकेशन की वो बहुत ही अलग थी और बहुत ही दिलचस्प थी। वहां इरिश, वेलिश और स्कॉटलैंड और इंग्लिश पीपल के बीच में डिवीजन था, एथनिक वेरिएशन था, जिसको कि लीड किया, डोमिनेट किया इंग्लिश मैन ने, और उन्होंने फाइनली ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बना दिया और सारे लोगों की आइडेंटिटी उसमें मर्ज कर दी और सबको ह्यूमोजीनियस बना दिया हेट्रोजीनियस से। तो उस तरीके से एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे वो कहानी जो थी ब्रिटेन की खत्म हुई। इसके बाद हमने देखा कि जो ये रिवोल्ट की सीरीज चल रही थी ना बच्चों, इसमें एक टाइम आया था हंगर हार्डशिप का भी, कि लोग एकदम पॉपुलेशन बढ़ने से, वेजेस तो वही की वही थी, पॉपुलेशन बढ़ गई तो भाई फूड का शॉर्टेज हो गया। वहां लोगों ने फेस किया एक हार्डशिप, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया, उसको लोगों ने अपने तरीके से डील किया। फिर वीवर्स का हमने किस्सा देखा था सिलिसिया में कि किस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ तो उन्होंने रिवोल्ट किया, पर उसमें भी 11 वीवर्स शूट हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लास्ट पे आ जाए चैप्टर के, तो बल्गन टेंशन हमने देखा कि बल्गन टेंशन में लोगों को जब ये समझ में आने लगा कि अब उनको अलग होने की जरूरत है, क्योंकि बल्कन एक ऐसा रीजन था जो आज के टाइम में बहुत बड़ा रीजन था, जो आज यूनाइटेड अलग अलग जगहें हैं वो पहले मर्ज थी और वहां बहुत सारा एथनिक वेरिएशन था, सबको अपना अपना इंपीरियलिज्म वहां इम्पोज करना था और सबको एक दूसरे से ज्यादा पावर और सत्ता चाहिए थी, ज्यादा लैंड चाहिए थी। तो उसके बीच में एक सीरीज ऑफ वॉर छिड़ गए और फाइनली दे एंड अप इनटू द वर्ल्ड वॉर 1, जिसने कि लोगों को एक बात पर जरूर यकीन दिला दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट हैविंग वन कॉमन आइडेंटिटी, एलेगोरी। ये एलेगोरी बहुत दिलचस्प चीज आई हमारे चैप्टर में, जहां पे लोगों ने, आर्टिस्ट ने अपने नेशंस को एक फीमेल फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना शुरू किया, दैट इज जर्मेनिया एंड मरेनिया, जर्मेनियन जर्मन एंड मरेनिया इन फ्रांस, जैसे कि इंडिया में भारत माता है, सेम आप उससे उसको रिप्लेस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी में हमने बहुत सारे फेस देखे। एक फ्रांस के रेवोल्यूशन था जहां पे वुमेन्स से पीछे नहीं रही, क्योंकि वुमेन्स को एक टाइम पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वहां खड़े करके केवल गैलरी में सुनने का, ऑब्जर्व करने का अधिकार था, उनके पास यूनिवर्सल राइट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। तो एक उनके पास भी लिबरल रेवोल्यूशन जब हुए, जब लिबरल लोगों ने रेवोल्यूशन करना शुरू किए, तो उनको भी एक मौका मिला और उन्होंने भी अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी। हालांकि फ्रांस में वुमेन को राइट टू वोट बहुत बाद में मिला है। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर के मेजर हाइलाइट्स डिस्कस किए हैं। इनके एग्जैक्ट वीडियोस, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे हर एक वीडियो में मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, मैं बच्चों को बार बार बताती हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ ढूंढना है पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो। देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल प्लेलिस्ट। फिर उसमें हिस्ट्री, सिविक, क्लास और सब्जेक्ट वाइज बनी हुई है, आप उस पर क्लिक करोगे, यू विल गेट ऑल वीडियोज रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। और मैं आपको पहचान बता दूं, मैंने आप लोग के आसानी के लिए क्या किया है कि जो थंबनेल पिक्चर है वो डिफरेंट रखी है, डिफरेंट चैप्टर की डिफरेंट है। एक चैप्टर के सारी थंबनेल एक जैसी है, तो अगर एक चैप्टर पहचान गए हो तो टॉपिक में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक सी थंबनेल है तो मतलब ये इसी चैप्टर की थंबनेल है। ठीक है, बाकी जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती जाएगी। एनसीईआरटी से कनेक्ट रहिए, सारा टॉपिक, सारा कंटेंट एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है और अब वक्त आ गया है आपको आपके पीडीएफ प्रोवाइड कराने का, दैट इज नोट्स प्रोवाइड कराने का। डिटेल तो मैं नहीं दे पाऊंगी, एक एक चीज वो तो आपको मेहनत करनी है और अपने दिमाग से रिलेट करने हैं, पर हाँ इम्पोर्टेंट हाइलाइट जो आपको नहीं छोड़ना है उस आंसर को लिखते वक्त, वो मैं आपको जरूर दूंगी। और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा उससे, तो वो आप बिल्कुल अपने फेयर नोटबुक्स में बना लीजिए, उसको एकदम अच्छे से फेयर कर लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। आंसर्स तो आप गिनती नहीं है, 100, 200, 500 भी पढ़ लोगे तो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लेकिन चैप्टर और कंसेप्ट आ गया तो वो क्वेश्चन आंसर्स राउंड आप खुद ब खुद क्लियर कर लोगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, आप बहुत बड़े बच्चे हो गए हो, you are in 10th now, you know how to deal with your subject and what is the actual concept that lies behind your subject. It's all about knowing about the story, it's all about knowing about the ideologies. Okay,
सो जाते जाते इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म भी मैं आपको याद दिला दूं कि क्या था। नेशनलिज्म मीन्स ये एक पैट्रियोटिज्म की भावना है बच्चों। इंपीरियलिज्म हो गया शासक, where the power lies into the centralized and one hand, और वहां पे उसी का शासक चलता है, ठीक है, जहाँ पे जो आपकी बाउंड्रीज हमको कभी भी एक्सपेंड किया जा सकता है वॉर करके, ठीक। तो ये जो था वो इंपीरियलिज्म का दौर था, जहां पर कंटेंशन आया था, जहां पे हमने अपने चैप्टर को खत्म किया है, लेन डाउन किया है। चैप्टर के बहुत सारे हाइलाइट्स हैं जो आपके वीडियोस में डिटेलली डिस्कस्ड है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए, एकदम घोल के पी लीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन यू कैन राइट डाउन। लाइव सेशंस हो रहे हैं, एक हो चुका है, दूसरा सेकेंड चैप्टर के दैट इज स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के बिल्कुल बीच में लूंगी मैं, ताकि आप ये चैप्टर तब तक अच्छे से स्टडी कर लें, प्रॉब्लम को कलेक्ट कर लें, और वो चैप्टर भी आप कलेक्ट कर लें, ठीक है। तो तब हम एक लाइव सेशन रखेंगे, जुड़िएगा और जो भी प्रॉब्लम हो पूछिएगा, ठीक। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।